हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर रश्मिता। हमारे यूट्यूब चैनल बी हेल्दी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करते हैं ईसीजी की। ईसीजी एक ऐसा टॉपिक है जिसके इंटरप्रिटेशन को लेके सबके मन में बहुत ज़्यादा डर होता है। जब एक पेशेंट हमारे पास आता है अपना ईसीजी लेकर, तो एज अ जनरल प्रैक्टिशनर एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि उस पेशेंट को हमें कब कार्डियोलॉजिस्ट के पास रेफ़र करना है। यदि एवी ब्लॉक रिलेटेड कंडीशन है जो कि प्रोग्रेसिव होने वाली है, आगे चल के पेशेंट को स्ट्रोक रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं, तो हमें कब पेशेंट को कार्डियोलॉजिस्ट के पास रेफ़र करना है, कब हमें पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना है। अगर एमआई की कंडीशन है, यानी कि मायोकार्डियल इंफाक्शन की कंडीशन है, तो एटलीस्ट हमें उतना तो पता होना ही चाहिए। तो ये टॉपिक लेने के लिए मेरा यही उद्देश्य है कि आप लोगों को एटलीस्ट जो मुझे नॉलेज है मैं आप लोगों तक को शेयर कर सकूं ईसीजी के बारे में, ताकि एटलीस्ट बेसिक्स ऑफ ईसीजी आप सब सीख पाएँ। और अगर आप लोगों को कुछ लगता है कि इसमें कुछ ऐड होना चाहिए या फिर सजेशन होना चाहिए, तो आप ज़रूर कमेंट करके हमें बता सकते हैं। एंड सो इन दिस टॉपिक वी विल टॉक अबाउट ईसीजी डेफिनेशन, significance, modification, electrical system, and about P wave, QRS complex, and T wave. Okay, so let's start. Okay, so now we will talk about definition of ECG. हार्ट की जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है उसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है उसे ईसीजी कहा जाता है। अब कुछ लोगों को डाउट होता है कि व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एंड व्हाट इज़ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। सो आई टेल यू अबाउट इट। जो मशीन है जिसकी सहायता से हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जाता है ऑन ग्राफ पेपर इज़ कॉल्ड एज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और जिस ग्राफ पेपर पे हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जाता है उसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहा जाता है। ओके, आई होप दिस इज क्लियर। ओके, so now we will talk about the significance of ECG, that is what we should expect from ECG, why we need to understand or why we need to read about ECG. बिकॉज जब हमारे पास कोई पेशेंट आता है, पेशेंट की प्रॉपर हिस्ट्री यदि हम लेते हैं तो हमें उसकी क्लिनिकल डायग्नोसिस के बारे में काफ़ी आइडिया लग जाता है। बट यदि हम उसका ईसीजी भी निकालते हैं तो ईसीजी इज़ गोइंग टू प्ले एन एविडेंस टू सपोर्ट दैट डायग्नोसिस। ठीक है, ईसीजी प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो ईसीजी से हमें क्या पता चल जाता है कि हार्ट रेट क्या है, रिदम, फिजिकल ओरिएंटेशन ऑफ हार्ट यानी कि एक्सिस क्या है। ईसीजी एक डायग्नोस्टिक टूल है जो हमें इस्चेमिया, चेम्बर एनलार्जमेंट के बारे में आइडिया देता है। चेम्बर की हाइपरट्रॉफी है या फिर डायलिटेशन है, इसके बारे में यदि हमें कंफर्मेशन चाहिए तो हमें 2D को करना पड़ता है। बट जो बेसिक है यानी कि चेम्बर एनलार्ज हुआ है या नहीं, ये हमें ईसीजी में पता चल जाता है। उसके बाद में इन्फाक्शन की कंडीशन है, एरिदमिया है, कंडक्शन प्रॉब्लम्स है, या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक इम्बैलेंस है सच एज हाइपोकैलेमिया और हाइपरकैलेमिया, या फिर ड्रग टॉक्सिसिटी जिससे कि क्यूटी इंटरवल बढ़ जाए, तो उसके बारे में आइडिया लग जाता है। जैसे कि आज कोरोना की कंडीशन चल रही है जिसमें कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन जो दवा दी जा रही है जिससे कि क्यूटी इंटरवल बढ़ने से मौत हो जाती है, तो उसके बारे में भी हमें आइडिया लग जाता है ईसीजी से कि क्यूटी इंटरवल बढ़ा है या नहीं बढ़ा है। सो ईसीजी इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। ओके, ECG does not provide any information about mechanical activity of the heart. This point is very important. ठीक है, and now we will talk about ECG and its modifications. So first is resting ECG. Resting ECG में क्या होता है, जैसा कि आप देख सकते हैं पेशेंट जो है वो रेस्टिंग फेज में होता है, वो टेबल पे लेटा हुआ है। इलेक्ट्रोड जो है वो उसके चेस्ट के जो सरफेस है उस पर अटैच कर दिए जाते हैं, और जो भी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है हार्ट की वो मॉनिटर पे रिकॉर्ड होती है, जिसको इंटरप्रेट करके हमें आइडिया लग जाता है कि पेशेंट को क्या डेवलप हुआ है। अब बात करते हैं टीएमटी की। टीएमटी इज़ ट्रेडमिल टेस्ट, या फिर जिसे स्ट्रेस टेस्ट भी कहा जाता है, और एक्सरसाइज टेस्ट। तो होता क्या है कि इसमें पेशेंट को ट्रेडमिल पे वॉक कराया जाता है, धीरे धीरे ट्रेडमिल की जो स्पीड है उसको बढ़ा दिया जाता है। तो यानी कि पेशेंट के हार्ट को अंडर प्रेशर हार्ट कैसा परफॉर्म करता है, कोरोनरी सर्कुलेशन कैसा है, ये जानने के लिए ट्रेडमिल टेस्ट किया जाता है। यदि जो भी ब्लॉक्ड आर्टरीज हैं या फिर जो एरिथमिक कंडीशन है उसके बारे में ट्रेडमिल टेस्ट से हमें आइडिया लग जाता है। ठीक है, थर्ड वन इज़ होल्टर मॉनिटरिंग।
होल्टर मॉनिटरिंग इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज एम्बुलेटरी ईसीजी मॉनिटरिंग, और ये 24 आवर्स कंटिन्यूस ईसीजी मॉनिटर होता है। इसमें क्या होता है कि जैसा आप देख सकते हैं कि एक होल्टर मॉनिटर है जो कि पेशेंट को अटैच कर दिया जाता है, प्लस इलेक्ट्रोड्स अटैच कर दिए जाते हैं, और ये कम से कम 1 या 2 दिन तक पेशेंट की बॉडी पे होता है, और उस पूरे टाइम पेशेंट की जितनी भी एक्टिविटी होती है वो उस पर रिकॉर्ड होती है, और उसके बाद में मॉनिटर को निकाल के उसे रीड किया जाता है कि क्या कंडीशन थी। तो होल्टर मॉनिटरिंग कब की जाती है? जब पेशेंट के पास हिस्ट्री ऑफ सिनकपी या फिर इंटरमिटेंट पाल्पिटेशन होता है तब। क्योंकि यदि पेशेंट को हिस्ट्री ऑफ सिनकपी है तो उस पर्टिकुलर टाइम पे पेशेंट को क्या था, पेशेंट की हार्ट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी क्या थी, उसके बारे में हमें कोई आइडिया नहीं होता। तो इसके लिए 24 आवर्स ईसीजी मॉनिटर करके हमें पता चल जाता है। जैसे ब्लॉकेजेस रिलेटेड कंडीशन है जो कि इंटरमिटेंट होती हैं, अगर आप उस टाइम पे ईसीजी निकाल रहे हैं तो शायद वो उस टाइम पे रिकॉर्ड ना हो, तो 24 आवर्स में वो रिकॉर्ड हो सकती हैं, इसीलिए हम होल्डर मॉनिटरिंग करते हैं। द फोर्थ वन इज़ इम्प्लांटेबल लूप रिकॉर्डर। इसमें क्या होता है कि एक जो डिवाइस है उसको अंडर द स्किन इम्प्लांट किया जाता है, एंड ये हम कब करते हैं? जब पेशेंट को 3 या 6 महीने में 1-2 बार ब्रेडिकार्डिया होकर के सिनकपी की कंडीशन हो जाती है। तो जो 3 या 6 महीने में पास आउट वाले पेशेंट होते हैं उसमें हम ये करते हैं। सो दिस इज़ वेरी हेल्पफुल। इसके अलावा एक हट टेस्ट होता है जिसे हेड अप टिल्ट टेबल टेस्ट भी कहा जाता है। इस टेस्ट में क्या होता है, पेशेंट जो है उसे बेड पर लिटा दिया जाता है, फिर मॉनिटर अटैच कर दिया जाता है, बाद में पेशेंट का जो हेड है उसे टिल्ट किया जाता है 30 से 60 डिग्री पे लेकर। उसके बाद में मशीन की सहायता से पेशेंट का बीपी, उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी, ऑक्सीजन टू द ऑर्गन्स, इसको नोट किया जाता है। और ये हमें कब करना है? जब पेशेंट की गिडीनेस के एपिसोड्स काफ़ी ज़्यादा हो रहे होते हैं, उस कंडीशन में हम हट टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। हार्ट के 4 चेम्बर्स होते हैं जैसा कि हम सब जानते हैं, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स। ओके, लेकिन अगर मैं इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो हार्ट के सिर्फ 2 चेम्बर्स को हमें कंसिडर करना है, एट्रिया और वेंट्रिकल्स। क्यों? क्योंकि दोनों एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होने वाले हैं और दोनों वेंट्रिकल एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम जैसा कि इस डायग्राम में देख ही सकते हैं कि राइट एट्रियम की जो स्पेशलाइज्ड एरिया है जिसे कि एसए नोड यानी कि साइनो एट्रियल नोड कहा जाता है, वहाँ से इलेक्ट्रिकल सिग्नल ओरिजिनेट होता है, इसीलिए इसे पेस मेकर ऑफ द हार्ट भी कहा जाता है। अब ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो एसए नोड से इंटरनोडल फाइबर्स की सहायता से एवी नोड में जाता है। एवी नोड के बाद बंडल ऑफ हिस से ये डिवाइड होता है राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक और लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में। उसके बाद जो वेंट्रिकुलर का मस्कुलर मास है उसके अंदर वो स्लोली स्प्रेड होता है विद द हेल्प ऑफ परकिंजे फाइबर्स। और लेफ्ट बंडल ब्रांच जो है उसमें 2 पार्ट होते हैं, लेफ्ट इंटीरियर फेसिकल और लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकल, तो उसकी सहायता से वो स्प्रेड होता है। सो अगेन वी विल रिवाइज दिस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। इलेक्ट्रिकल सिग्नल originates from SA node to AV node to bundle of His to right bundle branch and left bundle branch, और उसके अंदर भी with the help of Purkinje fibers. ओके, सो ये जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है इसी की जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज़ व्हाट इज़ ECG। तो यही जो रिप्रेजेंटेशन है वो कैसी होती है वो हम आगे देखते हैं। तो नॉर्मली अगर हम बात करें तो हार्ट की जो वॉल है उसके 3 लेयर हैं, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड पेरिकार्डियम। एंडोकार्डियम रिलेटेड जो कंडीशन है यानी कि एंडोकार्डाइटिस वो हमें इको में देखने मिलती है। जो मायोकार्डियम है यानी कि जो मसल है जिसमें कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होना है, वी आर कंसर्न विद दैट ओनली। ओके, सो हम बात करेंगे मायोकार्डियम के एक सिंगल सेल की। तो अगर हम एक सिंगल सेल के बारे में बात करते हैं तो जब वो रेस्टिंग फेज में होता है तो क्या होता है कि अंदर के जो सेल है वो नेगेटिव होते हैं और बाहर का जो सेल है वो पॉजिटिव होता है। दिस इज कॉल्ड एज रिलैक्स्ड स्टेट या फिर पोलराइज्ड स्टेट। अभी इस वक्त कोई भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास नहीं हुआ है, सेल जो है वो एकदम रेस्टिंग फेज में है। ठीक है, अब जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास होता है फ्रॉम एसए नोड तो क्या होता है कि ड्यू टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल चार्ज जो है, जो अंदर नेगेटिव चार्ज था वो बाहर चला जाता है, पॉजिटिव चार्ज अंदर आ जाता है, यानी कि डीपोलराइजेशन होता है।
एंड ड्यू टू डीपोलराइजेशन सेल का साइज़ कम हो जाता है, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन होता है, और उस कॉन्ट्रैक्शन के बाद में सेल जो है वो अपने नॉर्मल साइज़ में आ जाता है, यानी कि रीपोलराइजेशन होता है। तो ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास होने की वजह से होता है, यानी कि पहले वो पोलराइज स्टेट में था, यानी कि सेल नेगेटिव थे अंदर, बाहर पॉजिटिव थे। बाद में जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास हुआ उसके बाद वो अंदर पॉजिटिव और बाहर नेगेटिव हो गया, दैट इज़ डीपोलराइजेशन, और उस डीपोलराइजेशन की वजह से कॉन्ट्रैक्शन हुआ। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि कॉन्ट्रैक्शन और डीपोलराइजेशन अलग अलग चीज़ें हैं। कुछ लोग उसे सेम भी कहते हैं, पर अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूँ तो जैसे कि फ़ैन है, फ़ैन का जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई है, फ़ैन का चालू होना ये एक मैकेनिकल एक्टिविटी है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई का होना वो एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है। यानी कि यदि सिग्नल पास हुआ तो फ़ैन तभी फ़ैन ऑन होगा, ठीक है। लेकिन अगर सिग्नल पास नहीं हुआ तो फ़ैन ही ऑन नहीं होगा। लेकिन अगर फ़ैन ही ख़राब है तो कितना भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास हो, कुछ नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिकल सिग्नल का पास होना वो एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है जो कि डीपोलराइजेशन है, और फ़ैन का चालू होना जो कि एक मैकेनिकल एक्टिविटी है जो कि कॉन्ट्रैक्शन है। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो यही दोनों में डिफरेंस है कि कॉन्ट्रैक्शन जो है और डीपोलराइजेशन है, दोनों डिफरेंट है। डीपोलराइजेशन एक इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, कॉन्ट्रैक्शन एक मैकेनिकल एक्टिविटी है, और ईसीजी जो हम पढ़ रहे हैं इट इज़ ऑल अबाउट इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट। तो जब एक सेल पोलराइज स्टेट से डीपोलराइज होता है, यानी कि चार्जेस अंदर बाहर होते हैं, अंदर पॉजिटिव और बाहर नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से डीपोलराइजेशन होता है। डीपोलराइजेशन की वजह से सेल का साइज़ कम होता है, सेल कॉन्ट्रैक्ट होता है, थोड़ी देर बाद सेल रीपोलराइज होता है, अपने नॉर्मल स्टेट में आ जाता है। तो ओके, सो नाउ वी विल बी टॉकिंग अबाउट पी वेव, क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स एंड टी वेव एंड ऑल्सो यू वेव। सो जैसा कि हम इस डायग्राम में देख ही सकते हैं कि P wave जो है that represents contraction of atria, that is also called as atrial depolarization, excitation, stimulation and activation। तो होता क्या है कि जब एट्रिया और वेंट्रिकल्स दोनों रिलैक्स्ड स्टेट में हैं, कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास नहीं हो रहा है, तो देर इज़ अ स्ट्रेट लाइन बिफोर पी वेव, उसे टीपी सेगमेंट भी कहा जाता है, जिसमें कि एट्रिया और वेंट्रिकल्स दोनों भी रेस्टिंग स्टेज पे है। अब क्या होता है कि जब ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास होता है, दोनों एट्रिया एक साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो दैट इज़ रिप्रेजेंटेड एज पी वेव इन ईसीजी, जैसा कि हम देख सकते हैं। उसके बाद जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल ऐसे नोड से एवी नोड में जाता है थ्रू इंटरनोडल फाइबर्स, तो वहाँ पे डिले होता है, एंड दैट डिले इज़ रिप्रेजेंटेड बाय पी आर सेगमेंट इन दिस ईसीजी। जस्ट आफ्टर दैट क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स। ओके, सो क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि दिस रिप्रेजेंट्स वेंट्रिकल्स का कॉन्ट्रैक्शन, दैट मीन्स एवी नोड के थ्रू अब बंडल ऑफ फिश, राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच से वेंट्रिकल्स में सिग्नल जा रहा है। वेंट्रिकल्स अब वेंट्रिकल का अब डीपोलराइजेशन होना शुरू हुआ है, यानी कि क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स डिनोट्स वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन इज अंडर प्रोसेस, और यही वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन जब फुल्ली कंप्लीट हो जाता है, दैट इज रिप्रेजेंटेड एज एसटी सेगमेंट इन दिस ईसीजी। नाउ कम्स टी वेव। टी वेव represents repolarization of the ventricles. Okay, what about the atrial repolarization? नाउ एट्रियल रीपोलराइजेशन का जो वेव है वो कभी नहीं दिखता, क्योंकि वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन उसी टाइम पर होता है, इसलिए। दूसरा ये है कि वेंट्रिकुलर मस्कुलर मास इतना ज़्यादा होता है कि क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स में वेंट्रिकल के ही रीपोलराइजेशन दिखाई देता है, एट्रियल उसमें छुप जाता है, नहीं दिखता, बट उसमें ही अपने को एट्रियल रीपोलराइजेशन भी समझ लेना होता है, ऐसा है। नाउ अब इसमें यू वेव भी आती है, तो यू वेव के बारे में कुछ बहुत लोगों के बहुत सारे व्यूज़ हैं। कुछ कहते हैं कि ये पर्किंजे फाइबर की रिलैक्सेशन डिनोट करता है, कुछ कहते हैं ये पैपिलरी मसल्स का रिलैक्सेशन दिखाता है, कुछ कहते हैं इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम की रिलैक्सेशन है, तो कुछ कहते हैं प्रोलॉन्ग्ड रिपोलराइजेशन ऑफ मिड मायोकार्डियम एम सेल्स को यू वेव रिप्रेजेंट करता है। तो इसके बारे में कोई भी कंफर्मेशन नहीं है अब तक टिल नाउ, तो इसमें से कुछ भी आप कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।
if you really like this video. So for motivating me, please subscribe to my channel. Thank you so much.